आज इस कहानी को हम आपके सामने लेके आए हैं वो काफ़ी डार्क है और आपकी रूह काँप जाएगी जब आप इस कहानी को सुनने के बाद ये जानेंगे कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। हकीकत में ये रूस की कहानी है जहाँ पर सच में इस टाइप की एक लड़की मौजूद थी। तो बिना लेट करे हम कहानी को शुरू करते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंडिंग सेक्शन में। कहानी का नाम है ऑर्फन, जो 2009 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है केट और जॉन नाम के एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाते हुए, जहाँ पे केट लेबर पेन में थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। हालांकि दर्द में रहते हुए भी वो काफ़ी खुश थी और नर्स को बताती है कि ये उनका तीसरा बच्चा है। लेकिन अचानक काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लड फ्लो से होने लगता है। हॉस्पिटल की पूरी ज़मीन खून से सन चुकी थी और जब केट का बच्चा पैदा होता है तो वो मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर केट काफ़ी ज़्यादा रोती है और उसका सपना यहीं पे टूट जाता है। पर ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये वो हकीकत थी जो उनके साथ हुई थी। और अब इस सदमे से दोनों ही हस्बैंड वाइफ उबर नहीं पा रहे थे। उनका रिलेशनशिप भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था, क्योंकि इस सदमे के बाद से केट अल्कोहलिक हो गई थी। वो नशे में इतनी ज़्यादा चूर रहती थी कि उसके हस्बैंड को बस उससे शिकायतें रहती थी और उसके हस्बैंड को ये लगता था कि केट अपने पास्ट के कारण अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है। अब ऐसे में वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए। अब केट अपने और अपने हस्बैंड जॉन के रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही थी। अपने नशे की हैबिट से आज़ाद होने के लिए वो रिहैब भी गई थी। तो इस बार वो जॉन की ये बात भी मान लेती है। पास के अडॉप्शन सेंटर में जाकर जॉन की मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की ईस्टर से, जिसे पेंटिंग बनाते देखकर जॉन को काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही में ईस्टर अपनी पेंटिंग, जिसमें उसने एक शेर बनाया था, उसके अराउंड एक कहानी भी जॉन को सुनाती है। अब ये प्यारी मासूम बच्ची जॉन को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि केट भी मना नहीं कर पाती और तुरंत ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ के साथ वो ईस्टर को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जब वो अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज़ को फ़ील कर रहे थे, तो उस ऑर्फनेज की नन उन दोनों को बताती है कि ईस्टर बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है। वो 9 साल की है और इसी के साथ में वो बहुत ज़्यादा समझदार है अपने बाकी उम्र के बच्चों से। चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ करती है और काफ़ी समझदारों की तरह बिहेव करती है। साथ ही में नन ये भी बताती है कि उसे प्रिंसेस की तरह रहना पसंद है। थोड़े पुराने ज़माने के कपड़े पहनती है और अपने हाथ, गले और बालों में बस रिबन लगा के रखती है। इसलिए आप लोग बेहतर रहेगा कि उसके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी के साथ में नन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी हाईलाइट करती है। वो बताती है कि ईस्टर का एक डार्क पास्ट रहा है। पहले एस्टोनिया के जिस कपल ने ईस्टर को गोद लिया था, वो कपल की और उसकी पूरी फैमिली की जल के मौत हो गई। बस ईस्टर ही उस आग में बच पाई थी, जिसके बाद ईस्टर को यहाँ के अनाथ आश्रम में भेज दिया गया और अब जॉन और केट ही उसका नया संसार होने वाले थे। ईस्टर भी जॉन, केट और इसी के साथ में उनके 2 बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी अब काफ़ी सेट होने वाली है, क्योंकि इनके पास इनका तीसरा बच्चा आ चुका था और ये तीसरा बच्चा भी इतना समझदार था कि केट और जॉन को लगता है कि वो उनके पहले 2 बच्चों को भी संभाल लेगी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। और ऐसा होता भी है। उनकी छोटी बेटी, जो कि गूंगी और बहरी भी थी, और इस छोटी बच्ची का नाम था मैक्स। अब मैक्स तो ईस्टर को देख के काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब गुड्डा गुड़िया खेलने के लिए ईस्टर जैसी बड़ी बहन मिल गई थी। लेकिन सेम हालात डैनियल के साथ नहीं थे। डैनियल इनका 12 साल का बच्चा था, जिसे भाई की उम्मीद थी, लेकिन आ गई बहन तो वो थोड़ा अधूरा अधूरा सा महसूस कर रहा था और साथ ही में वो ईस्टर को कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं कर रहा था। और इस तरीके से इनकी फैमिली काफ़ी कंप्लीट हो चुकी थी और धीरे धीरे केट और जॉन का भी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा था। दोनों अब धीरे धीरे क्लोज आने लगे थे, इंटीमेट होने लगे थे। अगली सुबह जब बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो डैनियल अपनी बंदूक से गलती से कबूतर को मार देता है, जो कबूतर ज़मीन में फड़फड़ाने लगता है। अब ऐसे में मैक्स और डैनियल दोनों भाई बहन तो सकपका गए थे, पर यहाँ पे ईस्टर एक बड़े पत्थर से कबूतर की चटनी बना देती है, जिसे देखकर दोनों ही बच्चे काफ़ी शॉक हो जाते हैं। पर ईस्टर उन्हें समझाती है कि बाइबल में लिखा है जानवर को तड़पाना नहीं, इसलिए मैंने इसे मारकर इसकी तकलीफों से आज़ाद कर दिया। खैर, यहाँ पे दोनों माँ बेटी में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनने लगा था।
अपनी अडॉप्ट की हुई बच्ची को यहाँ पे केट पियानो सिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईस्टर का कहना था कि उसे पियानो बजाने नहीं आता। लेकिन हाँ, ईस्टर छोटी बच्ची मैक्स से इशारों में काफ़ी अच्छे से बात कर लेती थी, जैसे उसे साइन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, और ये बात काफ़ी स्ट्रेंज थी। इसी के साथ स्ट्रेंज ये भी था कि अपनी माँ के कंपैरिजन में वो अपने पापा से ज़्यादा क्लोज थी। खैर, ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, पर शायद आगे होने वाली थी। अब यहाँ पे अपनी बच्ची से कनेक्ट करने के लिए केट ईस्टर को बताती है कि उनके बैकयार्ड में उन्होंने एक गमला लगाया है जिसमें सफ़ेद कलर के गुलाब का पौधा उगाया हुआ है, और इसी गमले के अंदर में जेसिका यानी उनका तीसरा बच्चा जो मरा हुआ पैदा हुआ था, उसकी लाश उन्होंने दफनाई थी, जो ये दिखाने का तरीका था कि कुछ भी हो, जेसिका उनके साथ है। और जब भी इस पौधे में फूल खिलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जेसिका उनके साथ अभी भी मुस्कुरा रही है। ईस्टर ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे दोनों माँ बेटी के बीच एक अच्छा बॉन्ड हमें बनता नजर आता है। अब उसी शाम को दोनों हस्बैंड वाइफ किचन में बातें करते करते धीरे धीरे रोमांटिक होते हैं और उसके बाद में दोनों में संभोग होने लगता है। लेकिन अचानक से हस्बैंड रुक जाता है ये देखकर कि ईस्टर उन्हें खिड़की से देख रही है, और ये उन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए काफ़ी एम्बेरसिंग मोमेंट था। अगली सुबह केट ईस्टर से बात करने जाती है और उसे समझाती है कि जब वो दोनों इस तरीके की हरकतें कर रहे हो तो बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए, जिस पर ईस्टर काफ़ी रूडली केट को कहती है कि मुझे ये सब बातें मत सिखाओ, मुझे पता है कि कपल्स आपस में हर रात को संभोग करते हैं। अब ये बात सुनकर केट को काफ़ी स्ट्रेंज लगता है कि एक 9 साल की लड़की इस तरीके के इंटीमेट रिलेशंस के बारे में कैसे जानती है, और जब वो अपने पति से इन सब के बारे में बात करती है तो जॉन का कहना था कि ईस्टर ने ये सब स्कूल में सुना होगा। अगले दिन ईस्टर, मैक्स और डैनियल स्कूल जाते हैं। स्कूल में एक गंदी सी लड़की ईस्टर को बुली करने लगती है। वो ईस्टर के पहनावे, उसके बाइबिल और उसके रिबन्स का मजाक उड़ाती है, जिससे ईस्टर काफ़ी ऑफेंड होती है। जिसके बाद में जब सब प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो ईस्टर एक बड़े फिसल पट्टी से उस लड़की को धक्का दे देती है। उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है, लेकिन ये सब होते हुए गार्डन में किसी ने भी नहीं देखा सिवाय मैक्स के। पर मैक्स को तो अपनी बड़ी दीदी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए ईस्टर के मना करने पर मैक्स ये बात किसी को नहीं बताती कि ईस्टर ने ही उस लड़की को फिसल पट्टी से धक्का दिया है। अब शाम को पूरी फैमिली इसी बात पे चर्चा करती है, जहाँ पे मैक्स अपनी बड़ी बहन ईस्टर का साथ देते हुए कहती है कि ईस्टर पूरे टाइम गार्डन में उनके साथ थी, वो लड़की खुद ही स्लिप होकर गिर गई। लेकिन कहीं ना कहीं केट को अपनी अडॉप्टेड बेटी ईस्टर पर शक होने लगा था, और एज अ व्यूअर हम भी समझ पाते हैं कि ईस्टर खुद को जितना समझदार दिखाती है वो उतनी है नहीं, वो काफ़ी एग्रेसिव है। अगली सुबह जब घर में कोई भी नहीं था तो ईस्टर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल वे में पियानो बजा रही थी। अब पियानो की आवाज़ को सुनकर केट भी ईस्टर के पास आती है। सबसे पहले तो वो ये देखकर शॉक होती है कि ईस्टर ने उससे झूठ बोला था कि उसे पियानो बजाने आता नहीं है, लेकिन वो तो यहाँ काफ़ी अच्छे से पियानो बजा रही थी। जब वो इसी बारे में ईस्टर से कन्फेस करने को कहती है तो ईस्टर कहती है कि एक माँ के लिए ये काफ़ी दुख की बात है कि उसे पियानो बजाना इतना पसंद है, पर उसकी एक बेटी गूंगी बहरी है और दूसरा बेटा नालायक है। अब ऐसे सार्कास्टिक और क्रीपी जवाब की उम्मीद केट को बिल्कुल नहीं थी। वो अगेन अपने हस्बैंड से इस बारे में चर्चा करती है, पर जॉन अपनी बेटी के बारे में कुछ सुनने को तैयार था ही नहीं, और होता भी क्यों, क्योंकि ईस्टर तो अपने पापा के सामने पापा की परी बने घूमती थी, बस माँ के सामने डायनासोर बन जाती थी। हालांकि इस रूड बिहेवियर और इस एग्रेसिव नेचर के बारे में शायद केट को लगता भी है कि वो ज़्यादा सोच रही है, बट उसे कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे में वो डिसाइड करती है कि क्यों ना वो ऑर्फनेज की नन को ही कॉल करे। तो अगली सुबह नन उनके घर आती है, जिसका दरवाज़ा खोलती है खुद ईस्टर, और नन को सामने देखकर जैसे उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो डर जाती है, जैसे कुछ सच्चाई है जो वो खुद चाहती है कि सामने न आए। खैर, यहाँ पे ईस्टर को अंदर भेजकर केट और जॉन नन से बात करने लगते हैं, जहाँ पे नन का भी कहना था कि उनके भी ऑर्फनेज में बहुत सारी क्रीपी घटनाएं होती थी और हर घटना के आसपास ईस्टर ज़रूर होती थी। खैर, आगे कुछ जानकारी मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब यहाँ पे केट तो इन सब घटनाओं के बारे में काफ़ी कंसर्न और कॉन्शियस नजर आ रही थी, पर जॉन काफ़ी केयरलेस था। उसे तो जैसे ये सब बातें ऐसी लग रही थी जैसे केट ओवर एनालाइज कर रही है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि इन सब बातों को पीछे से ईस्टर भी सुन रही थी, और अब उसके दिमाग में एक नया प्लान रेडी हो चुका था। तो वो अपनी छोटी बहन मैक्स को जाती है छुपा छुपी खिलाने के लिए,
और जैसे ही नन अपनी कार को लेकर वहाँ से जाती रहती है, वो जानबूझ के मैक्स को कार के सामने धक्का दे देती है। अब ऐसे में नन हड़बड़ाकर कार से बाहर निकलती है और मैक्स से पूछने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। और जब वो दोनों इसी बातचीत में मशगूल थे तो ईस्टर पीछे से आकर एक बड़े हथौड़े से नन का खेल खत्म कर देती है। ये सारी घटना मैक्स के सामने हो रही थी। बेचारी बच्ची तो काफ़ी घबरा गई थी कि अभी सामने सामने उसने अपनी बड़ी बहन का ये कौन सा अवतार देख लिया। पास ही में डैनियल का ट्री हाउस था, तो वो नन की लाश को ट्री हाउस में ही छुपा देते हैं। लाश को छुपाते छुपाते वो मैक्स को मैनिपुलेट भी करती जाती है। वो मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो ये औरत मुझे तुमसे दूर करने वाली थी। इसी के साथ में अगर तुम किसी से कुछ भी बताओगी तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, पर साथ में तुम भी पकड़ जाओगी और तुम्हें भी मेरे साथ जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। बेचारी मैक्स को उतनी अकल तो थी ही नहीं, तो बस वो अपनी बड़ी बहन का साथ दे रही थी और काफ़ी डरी हुई थी। लाश को और सारे सबूत को ठिकाने लगाने के बाद में जब वो ट्री हाउस से नीचे उतर रहे थे तो डैनियल ये देखता है कि उन लोग ट्री हाउस पे क्या कर रहे हैं और उसे भी हल्का हल्का शक हो जाता है अपनी बड़ी बहन या कह लीजिए अडॉप्टेड बड़ी बहन पर। कहीं ईस्टर को भी एहसास हो गया था कि डैनियल उसके ऊपर शक करने लगा है, तो रात को ही वो एक चाकू लेकर डैनियल के पास ही पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसके गले पे चाकू रखकर उसे डराती है कि वो उसकी भी जान ले लेगी। बेचारा बच्चा डर के मारे बेड में ही सुसु कर देता है और ईस्टर वहाँ से चली जाती है। खैर केट और जॉन सोचते हैं कि क्यों ना ईस्टर को थेरेपी सेशन के लिए ले जाया जाए, पर थेरेपी सेशन में वो अपने साइकोलॉजिस्ट के सामने अपना बेस्ट बिहेवियर शो करती है, जिस साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि ईस्टर तो एक मासूम बच्ची है, गलती शायद इसके पेरेंट्स की ही है। और ईस्टर भी काफ़ी खूबसूरती से बातों को मैनिपुलेट करते हुए ये कह देती है कि मेरी माँ एक अल्कोहलिक है, इसलिए उसे मुझ पर शक होता है। लेकिन धीरे धीरे ईस्टर का गुस्सा अपनी माँ केट के ऊपर भी आने लगा था। रात को हम देख पाते हैं कि ईस्टर का कमरा पेंटिंग्स से भरा हुआ है और यहाँ पर एक लाइट को वो बार बार ऑन ऑफ कर रही थी। लाइट को ऑफ करते ही वो पेंटिंग्स हमें नॉर्मल नज़र आती है, लेकिन जैसे ही लाइट को ऑन किया जाता है तो उस पेंटिंग का कुछ अलग ही रूप नज़र आ रहा था। उन पेंटिंग्स में हमें नज़र आते हैं मरे हुए लोग, एक जलता हुआ घर, एक घर जिसमें बहुत से लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब ये पेंटिंग कहीं ना कहीं हिडन साइकोलॉजी दिखा रही थी ईस्टर की, क्योंकि ईस्टर जितनी शांत बाहर से नजर आती थी उसके उतने ही डार्क सीक्रेट्स थे। खैर अगले दिन ईस्टर को स्कूल जाने का मन नहीं था, तो वो सोचती है कि वो अपने पापा जॉन के साथ आज वक्त बिताएगी, क्योंकि वो पापा की परी थी और अपने पापा से ज़्यादा ही क्लोज थी। वो बातों ही बातों में जॉन को कहने लगती है कि मम्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिसमें जॉन सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो अपनी मम्मी के लिए एक सरप्राइज डिज़ाइन करे। अब ईस्टर को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पे बच्चों को छोड़ने के लिए केट जब स्कूल गई हुई थी तो वो मैक्स और डैनियल से पूछती है कि क्या उसे ईस्टर का व्यवहार बदला हुआ लगता है, पर दोनों बच्चे ईस्टर से इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि वो चाह के भी अपनी मम्मी को खुश नहीं कह पाते। खैर बच्चों को स्कूल से छोड़कर जब वो घर आती है तो ईस्टर उसके लिए सफ़ेद गुलाब का एक बुके लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन इस बुके को देखते ही जैसे केट का माथा खराब हो जाता है, क्योंकि ईस्टर ने उन्हीं सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता बनाया था जो उसने जेसिका की कब्र पर उगाया था। कहीं ना कहीं ईस्टर जानबूझकर केट को हर्ट करना चाहती थी और उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए ही जानबूझकर वो उस पेड़ को उखाड़ कर उसका बुके बनाकर लेके आई थी। अब यहाँ पे केट ईस्टर को मारने लगती है और ईस्टर भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि डैडी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे मार रही है। अब यहाँ पर जॉन भी घबराते हुए केट को संभालने लगता है और ईस्टर वहाँ से बच के भाग जाती है। लेकिन हम ये ध्यान देते हैं कि ईस्टर अंधेरे कमरे में जाकर जानबूझ के अपनी हड्डी को तोड़ लेती है, जिसके बाद वो जॉन के सामने प्रिटेंड करती है कि केट ने उसे इतना ज़ोर से मारा कि उसकी हाथ की हड्डी टूट गई है। इस बात से जॉन भी काफ़ी नाराज़ होता है और अपनी बीवी को काफ़ी बुरा भला कह देता है। ये दिन केट के लिए बहुत हेक्टिक था, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका प्यारा फूल को ईस्टर ने जानबूझ के तोड़ा और इसलिए वो डिप्रेस होकर आज बहुत दिन बाद ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। घर आकर वो कोशिश भी करती है कि शराब को पी ले, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, तो वो उसे नहीं पीती और अलमारी में उन शराब की बोतलों को छिपा देती है, क्योंकि वो फिर से शराब के नशे में नहीं पड़ना चाहती थी। अब अगले दिन जब केट तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो ईस्टर यहाँ पे अपना नया प्लान बनाकर रखी। वो जानबूझ के डैनियल के बैग को फाड़ देती है, जिससे डैनियल की बैग से किताबें ज़मीन पर गिर जाती है
और यहाँ पे कार से उतरकर जब केट जाती है डैनियल की मदद करने के लिए, तो यहाँ पे ईस्टर जानबूझ के गाड़ी को अनलॉक कर देती है, जिससे गाड़ी पीछे ढलान में गिरने लगती है और गाड़ी में मैक्स बैठी हुई थी। अब ये तो हद हो गई थी। जॉन भी केट पर फिर से इल्ज़ाम लगाने लगता है कि वो इतनी केयरलेस कैसी हो सकती है, और आज उनके पास एक काउंसलर आई थी, जहाँ पे जॉन को उसकी शेल्फ में छुपाई दारू की बोतल भी मिल गई। और अब जॉन को लगने लगा था कि केट अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे फिर से खोती जा रही है। वो फिर से शराब पीने लगी है, जिसके कारण उसने एस्टर का हाथ तोड़ दिया और आज मैक्स को जानबूझकर गाड़ी से एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की। केट यहाँ पर कितनी भी सफाई क्यों न दे ले, जॉन उस पर दबाव बनाने लगता है कि उसे फिर से रिहैब सेंटर जाना चाहिए, और अगर वो रिहैब सेंटर नहीं जाएगी तो वो उसे डाइवोर्स दे देगा। बेचारी जॉन के सामने ईस्टर की कई बुराइयां करती है, लेकिन ईस्टर तो पापा की परी बने बैठी थी। जॉन कैसे मान लेता कि उसकी परी बेटी राक्षस भी हो सकती है। ये सब बातें दूर खड़े होकर डैनियल भी देख रहा था, और वो अपनी माँ की हालत पूरी तरीके से समझ रहा था कि वो बेकसूर है। इसलिए वो अपनी छोटी बहन मैक्स से पूछता है कि क्या ईस्टर के बारे में उसे कुछ पता है। यहाँ पे मैक्स ने जो कुछ भी हुआ वो बोल तो नहीं सकती थी ना, तो पेंटिंग करके डैनियल को दिखाने लगती है। इन पेंटिंग्स में हर वो घटना थी जो ईस्टर ने की थी, चाहे वो लड़की को फिसल पट्टी से धकेलना हो या फिर नन की हत्या करके उसे ट्री हाउस में छुपाना हो। तो डैनियल भी डिसाइड करता है कि वो ट्री हाउस से सारे सबूत और गवाहों को इकट्ठा करके अपने पेरेंट्स के सामने रखेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दरवाजे के बाहर से ईस्टर कान लगा के ये सारी बातें सुन रही है। यहाँ पे अपने लेवल पर केट भी खोजबीन कर रही थी कि ईस्टर की सच्चाई आखिर है क्या। तो वो ईस्टर के सामानों की खोजबीन करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ईस्टर के बैग में एक बाइबल हमेशा रहती है, जो कि किसी सारनी इंस्टीट्यूट की है। तो वो सारनी इंस्टीट्यूट में ईस्टर की सारी डिटेल्स और उसकी फ़ोटोज़ के साथ मेल करती है, इस उम्मीद में कि वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। खैर अगली सुबह डैनियल जब अपने ट्री हाउस में जाता है तो वहाँ पे ईस्टर भी आ जाती है, और वो पूरे पेड़ में आग लगा देती है और डैनियल को बेहोश कर देती है। बेचारा डैनियल जैसे तैसे ट्री हाउस से बाहर आता है। अगर वो सही समय में बाहर नहीं आता तो शायद ईस्टर डैनियल को कब का जला के मार डालती। यहाँ पे फिर से सर पे पत्थर मारकर वो कोशिश करती है कि डैनियल का खेल खत्म हो जाए, लेकिन मैक्स उसे आकर बचा लेती है। खैर डैनियल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और यहाँ पे डैनियल के होश आते ही सब पता चलने वाला था कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ईस्टर का भांडा फूट सकता था, इसलिए ईस्टर भागती है तकिए से दम घोटकर डैनियल को मारने के लिए। लेकिन उस समय हॉस्पिटल में अचानक डॉक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि डैनियल की हालत क्रिटिकल होने लगी थी, और यहाँ से ईस्टर धीरे से बच के निकल जाती है। लेकिन केट को समझ में आ चुका था कि ये सारी हरकतें ईस्टर कर रही है, और धीरे धीरे वो उसके परिवार को भी ख़त्म कर देगी। इसलिए वो अपना आपा खो देती है और ईस्टर को हॉस्पिटल में ही मारने लगती है, जिससे हॉस्पिटल स्टाफ केट को पकड़ लेता है, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि केट वाकई में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और पागल हो गई है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मारने लगी है। इसलिए केट को अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और उसे लिटरली पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है। और इन सब से ईस्टर काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो यही तो चाहती थी ना कि केट उनकी ज़िंदगी से चली जाए और वो अपने पापा के साथ अकेले खुशी खुशी रहे। तो रात को वो एक खूबसूरत ड्रेस पहन के और बिल्कुल बड़े लोगों की तरह मेकअप करके जॉन के पास आती हैं। जॉन भी आज जो कुछ भी हुआ उनसे इतना डिप्रेस था कि वो शराब पी के धुत था। तो ईस्टर इन सब का फ़ायदा उठाने लगती है। वो धीरे धीरे जॉन को सेड्यूस करती है, इस उम्मीद में कि जॉन उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगा। लेकिन एक छोटी बच्ची अपने बाप से ये सब कैसे चाह सकती है। खैर जॉन भी शायद बहकने लगा था, लेकिन अचानक उसे होश आता है कि ये तो उनकी अडॉप्टेड बेटी है। इसलिए वो बहुत जोर से ईस्टर को चिल्लाता है और जाके ड्रेस चेंज करने को कहता है, जिस पर ईस्टर भी भड़क जाती है। ये कहती है कि तुम मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट बिल्कुल मत करो, और उसके बाद में वो अपने कमरे में चली जाती है। और अब ईस्टर का भयानक रूप हमारे सामने आने वाला था। वो कमरे में जाके तोड़ फोड़ करने लगती है, सारे सामान को इधर उधर फैलाने लगती है। इसी के साथ में वो अपने मेकअप को उतारती है, अपने बैंडेजेस को उतारती है, जहाँ पे हम उसके गले और हाथ में बहुत सारे कट्स के निशान देख पाते हैं। इसी के साथ में वो अपने दांतों के ऊपर से एक शेल को भी हटाती है, जिससे हम देख पाते हैं कि उसके दांत काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं। ये उसका काफ़ी भयानक रूप था। इधर दूसरी तरफ सारनी इंस्टीट्यूट से केट को भी कॉल आ चुका था, और यहाँ पे इस मूवी के सारे पत्ते खुलने वाले थे। सारनी इंस्टीट्यूट से एक एम्प्लॉय ने कॉल किया था, जिसने सबसे पहले केट से यही क्वेश्चन पूछा कि वो लड़की कहाँ है, जिस पर केट ने कहा कि वो अभी हॉस्पिटल में है
और वो लड़की यानी कि ईस्टर उसके हस्बैंड के साथ घर में अकेली है। जिसके बाद में वो आदमी एक ऐसी सच्चाई बताता है जिससे केट काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो आदमी सच्चाई बताता है कि ईस्टर कोई 9 साल की बच्ची नहीं है, वो 33 साल की एक फुल्ली ग्रोन औरत है। हकीकत ये है कि उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण उसका शरीर छोटा और बौना ही रह गया है। उसका शारीरिक विकास रुक चुका है, लेकिन सोचने और समझने में वो बिल्कुल मैच्योर इंसान है। वो इस इंस्टीट्यूट में रखी गई थी पागलों के साथ में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी कि कोई छोटी सी भी बात अगर उसे बॉदर करती तो वो किसी की जान लेने पे भी उतारू हो सकती थी। हम उसे कभी कभी अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे जहाँ से निकलने के लिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती थी, खुद को हार्म पहुँचाती थी, खुद के गले की नस और हाथों की नस को काटने की कोशिश करती थी, जिसके बाद में वो यहाँ से गायब हो गई और इसके बाद में वो अब से एक बच्ची बनकर ही रहती है। वो कोशिश करती है फैमिलीज में जाने की, और क्योंकि वो एक ग्रोन औरत है तो वो बिल्कुल एक आदमियों से बड़ी औरतों की तरह ही प्यार करती है। जिस भी फैमिली ने आज तक उसे अडॉप्ट किया है उन फैमिलीज में वो औरतों को अपने रास्ते से हटा देती है और अपने बाप को यानी घर के मर्दों को फंसाने की कोशिश करती है। अगर मर्द उसके जाल में फंस गए तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं फंसे तो वो उस पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। ये सुनते ही केट तुरंत अपने घर की तरफ भागती है क्योंकि उसे अब अपने परिवार को बचाना होगा। और यहाँ से ही दोस्तों आपको कहानी के लिंक धीरे धीरे समझ में आने लगे होंगे, क्योंकि ईस्टर एक ग्रोन 33 साल की औरत थी और बार बार उसे अपने हाथ और गले को काटने की आदत थी, इसलिए वो उनमें रिबन लगा के रखती थी ताकि लोग उसे देख ना पाए। जब भी केट उसे डेंटिस्ट के पास जाने की बात करती थी वो नहीं जाती थी। वो बहाना करती थी कि उसे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है क्योंकि उसके दांतों से उसकी सही उम्र का पता चल जाएगा, इसलिए वो अपने दांत में कवर लगा के रखती थी ताकि उसके दांत बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह दिखे। पर अब यहाँ घर में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। घर में तोड़फोड़ की आवाज़ सुनकर जब जॉन जाता है ईस्टर के कमरे में तो उसे वही भयानक पेंटिंग्स नज़र आती है जो लाइट को ऑन करने पे कुछ और लाइट को ऑफ करने पे कुछ और नज़र आती है। और जब उन लाइट्स को जो ब्लू कलर की थी उन्हें जॉन ऑन करता है और ईस्टर के कमरे से सारी पेंटिंग्स को हटाता है तो उसे दिखती है एक भयानक पेंटिंग। दीवारों पर घर, जानवर, इन सब की तस्वीरों के अलावा एक बड़ी सी पेंटिंग बनी थी, जो पेंटिंग थी ईस्टर की और जॉन की, उन दोनों के आपस में संभोग करती, जो कि ईस्टर की हिडन मेंटिलिटी को दिखा रही थी कि वो जॉन की तरफ अट्रैक्टेड थी। वो पापा की परी नहीं बनना चाहती थी, वो पापा की रानी बनना चाहती थी। और इस तरीके से जॉन अब ईस्टर की असली मेंटलिटी को जान गया था, लेकिन जब पहले उसकी बीवी उसके सामने चीख चीख के बता रही थी तब तो वो सुना नहीं, और अब वक्त था भुगतने का, क्योंकि ईस्टर घर के मेन स्विच को ऑफ कर देती है और उसके बाद जॉन पर हमला बोल देती है। यहाँ पे जॉन की जान जा चुकी थी। खैर अपनी पत्नी की सुनता तो अच्छा होता। और अब ईस्टर पीछे पड़ चुकी थी मैक्स की, क्योंकि वो मैक्स को भी मार के सारे सबूत और गवाह ठिकाने लगाने वाली थी। लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर केट आ चुकी थी। अपने पति को मरा हुआ देखकर उसे काफ़ी दुख होता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे मैक्स को भी बचाना है। तो जब वो देखती है कि मैक्स पेड़ों के पीछे छुपी हुई है तो उसे सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पे हाथ में गन लिए ईस्टर भी आ चुकी थी। वो मैक्स पर और केट पर एक साथ हमला कर रही थी और धीरे धीरे ये लड़ाई बाहर एक झील की तरफ चली जाती है, जिस झील में काफ़ी मोटी और पतली अलग अलग तरह के बर्फ़ की चादर ढकी हुई थी। यहाँ पे गोली छूट चुकी थी और गोली जाकर गिर गई थी मैक्स के पास में। मैक्स अपनी माँ को और ईस्टर को लड़ता हुआ देख रही थी और वो अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए बंदूक से रैंडमली एक गोली मार देती है, जो गोली जाकर छील देती है बर्फ़ की लेयर को और अचानक बर्फ़ की लेयर टूटने लगती है। यहाँ पे केट और ईस्टर दोनों ही जमी हुई झील में डूबने लगते हैं। अब केट तो जैसे तैसे बच के बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसके पैर को पीछे से ईस्टर भी पकड़ लेती है और यहाँ पर ईस्टर केट को इमोशनली मैनिपुलेट करते हुए कहने लगती है कि मम्मी मुझे भी बचा लो। लेकिन इस बात को सुनकर केट का खून खौल जाता है और वो एक लात मारती है ईस्टर के सर पे, जिससे उसके गले की हड्डी टूट जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। जिसके बाद में ईस्टर का खेल ख़त्म हो जाता है और वो मैक्स को गोद में लेकर उस घर से भाग जाती है। थोड़ी देर में पुलिस भी आ चुकी थी और शायद सारा खेल अब दुनिया के सामने आने वाला था। तो दोस्तों इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है और अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहला फैक्ट तो ये है कि ये फिल्म का नाम जब ऑर्फन रखा गया था
तो लोगों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्फन बच्चों को कोई गोद लेना नहीं चाहता। तो ऐसे में इस तरीके की डार्क मूवी बनाई जाएगी तो शायद बच्चों को कोई अडॉप्ट ही नहीं करेगा। शायद यही रीज़न था कि मेकर्स ने इस कहानी की एंडिंग को हल्का सा चेंज किया। एक्चुअली में कहानी का प्लॉट ये था कि ई परिवार पूरी तरीके से मर जाता और ईस्टर बच जाती, जिसके बाद में जब पुलिस वाले आते तो ईस्टर पुलिस वालों के पास जाकर कहती, हाय माय नेम इज़ ईस्टर। यानी इस तरीके से इस कहानी का सेकंड पार्ट बनता, जिसमें ईस्टर किसी नई फैमिली को तबाह करती। बट फिल्म को मिल रहे गुस्से के कारण मेकर्स ने देखा कि पहले इस कहानी का पहला पार्ट बना लेते हैं, फिर देखा जाएगा क्या करना है। अब 2009 में ये मूवी उतनी ज़्यादा हिट तो नहीं रही, लेकिन 2017, 18 और 19 के पीरियड में ये एक कल्ट क्लासिक बनकर सामने आई, जिसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी लाया गया, जो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लेके आएंगे इसी चैनल पर। खैर, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जैसा हमने कहा था कि ये सच्ची घटना पे बेस्ड कहानी है, तो इस कहानी का सच ये था कि सही में रशिया में एक ऐसी औरत थी जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर था, और वो परिवार में छुप के रहती थी, वहाँ के बच्चों का हक मारने की कोशिश करती थी, कई बार चोरी करती थी, और ये काफ़ी भयानक बात है। ईस्टर का रोल करने वाली एक्ट्रेस जो थी वो वाकई में काफ़ी कम उम्र की थी, और उन्होंने साइन लैंग्वेज में साथ में रशियन एक्सेंट में बात करने की काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग ली थी। खैर, क्योंकि ये एक्ट्रेस यानी कि इज़ाबेल एक छोटी बच्ची थी, इसलिए फिल्म के प्रीमियर में उन्हें सिर्फ एक ही शर्त पर जाने की आज़ादी दी गई थी कि फिल्म के एडल्ट सीन पर वो अपने आँख बंद कर लेंगी। फिल्म में ईस्टर के पापा का जिस आदमी ने रोल किया था, उनके लिए काफ़ी अनकंफर्टिंग सीन था कि फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान ईस्टर उन्हें थोड़ा एंटरटेन करेगी। ये काफ़ी अनकंफर्टिंग था कि इज़ाबेल यानी जो ईस्टर का रोल कर रही है, वो एक्ट्रेस फिल्म के क्लाइमैक्स के टाइम में उन्हें थोड़ा सा सेड्यूस करेंगी, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस था, और अगर ये सीन थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो शायद ये मूवी बैन हो जाती। इस फिल्म के कहानी के हिसाब से ऐसा दिखाया जाने वाला था कि ईस्टर एक काले बालों वाली नहीं बल्कि ब्लॉन्ड लड़की है, क्योंकि ब्लॉन्ड लोगों को ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। लेकिन ईस्टर का ऑडिशन इतना अच्छा गया था कि उसके डिमांड को अब काले बाल वाली लड़की कर दिया गया। इसी तरीके से ये दिखाया जाने वाला था कि ईस्टर सक्सेसफुली डैनियल को हॉस्पिटल में मार डालेगी। इसी के साथ में जिस नन की हत्या हुई थी उसका इल्ज़ाम भी वो आसानी से एक होमलेस आदमी पर डाल देने वाली थी, लेकिन इन सबको अनवांटेड प्लॉट बोलकर मूवी से हटा दिया गया। फिल्म में ईस्टर की मॉम का किरदार निभाया है वेरा नाम की एक्ट्रेस ने, जिसको हम बार बार कंजूरिंग सीरीज में भी देखे हैं। इसी के साथ में मूवी में मैक्स का किरदार जिस छोटी बच्ची ने निभाया है वो रियल में भी डेफ एंड डम्ब है, यानी बोल और सुन नहीं सकती। तो आपको ये मूवी अगर अच्छी लगी है तो रियल स्टोरी पे बेस्ड हमारी ये दो कहानियाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, जिसमें इंसान को पकाकर एक नौकर खा लिया करता था। ज़रूर जाकर देखिएगा। इसी के साथ में अगर आप ऑर्फन के पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।